बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कानून नाफज करने वाले इदारों को मरियम नवाज की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मरियम नवाज को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया था। आला सतह इजलास में मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा मंजूरी दे दी गई थी। मरियम नवाज को हुकूमत नैब ऑफिस के ऊपर पथराव करने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करने का इरादा रखती थी। इस मुकदमे में मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी नामजद किया गया था, जिन्होंने चंद रोज कबल जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली थी। ज़रा ये कहते हैं कि मरियम नवाज ने इन इतलात के बाद कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, जमानत कबल गिरफ्तारी का इरादा तर्क कर दिया और ज़हरी तौर पर गिरफ्तारी के लिए आमादा हो गई। ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज ये कहती है अगर हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो ये शौक भी पूरा कर ले। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज इस हवाले से अब जारहाना सोच अपनाने का इरादा रखती हैं। वो समझती हैं कि अफ़वाम व तफ़हीम की सियासत से उनकी जमात को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। ज़राए ये भी कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ, जिन्हें अदालत ने 10 सितंबर से पहले अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे रखा है, उन्हें भी लीगी क़यादत ने पाकिस्तान वापसी से मना कर दिया है। और मरियम नवाज ये कहती हैं कि उनके वालिद को हर सूरत अपना इलाज मुकम्मल कराना चाहिए। इसलिए ये बात तो तय है कि मियाँ साहब अब 10 सितंबर से पहले या उसके फौरी बाद पाकिस्तान वापसी का कोई इरादा नहीं रखते। इसी माह के आखिर में अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी जारहाना इकदाम पर गौर किया जा रहा है। और ज़रा ये कहते हैं कि इस बार असम्बलियों से इस्तीफों का ऑप्शन भी शामिल है। मुस्लिम लीग नून इस बार एग्रेसिव तरीके से सामने आना चाहती है। लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात में दहशत गर्दी की दफात शामिल होने को इंतहाई इकदाम के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्तलिफ हल्के भी सियासी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और सूरत हाल को खराब होने से बचाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को यह बावर करा दिया गया है कि इन हालात में कोई भी इकदाम सियासी सूरत हाल को ज़्यादा ख़राब कर सकता है और अपोजिशन के मकासद को पूरा कर सकता है। हुकूमत को अपनी तवज्जो ज़रूरी कामों की तरफ रखनी चाहिए। मरियम नवाज और लीगी क़यादत के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत FIR इसलिए दर्ज की गई थी कि अहम लीगी रहनुमाओं पर मुकदमात बन सकें और नैब के मुकदमात के अलावा भी इन्हें दीगर मुकदमात में गिरफ्तार किया जा सके। पंजाबी की एक मिसाल है, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। सिंध हुकूमत के लिए 1100 रुपये का तरक्याती पैकेज तनाज़ात का शिकार हो गया। यानी जो मनसूबा अभी शुरू नहीं हुआ, जिस पर अभी 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, उस मनसूबे पर अखराजात के हवाले से बाकायदा झगड़ा शुरू हो गया। सबसे अहम सवाल ये है कि ये 1100 रुपये का जो तरक्याती पैकेज है ये आएगा कहाँ से। ये तो सबको मालूम है कि ये झुमके कराची को पहनाए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि कहाँ से आएंगे ये झुमके और कौन पहनाएगा ये झुमके। ख्याल ये था कि वज़ीर आज़म कराची जाकर तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे, किसी को बिजली के बिल माफ़ होंगे, किसी को एहसास प्रोग्राम के जरिए रकम मिलेगी, किसी को घर बनाने के लिए या उसकी छत बनाने के लिए मदद फराहम की जाएगी। लेकिन ये बात मुस्तकबिल पर डाल दी गई है। हाल का अल्लाह ही मालिक है। पंजाबी की एक मिसाल और भी है, कर वसिया नहीं उचक्के पहले ही आ गए। जब से खान साहब ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन यानी कराची को तब्दील करने के लिए 1100 रुपये का तरक्याती पैकेज का ऐलान किया है, वफाक और सिंध में दोबारा दावों की सियासत जोर पकड़ ली है। अभी सिर्फ मनसूबे का ऐलान हुआ है और लगता यूं है कि सिंध और वफाक एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिंध का दावा ये है कि 1100 रुपये के प्रोजेक्ट में से 750 अरब रुपये सिंध खर्च कर रहा है, वफाक सिर्फ 360 अरब रुपये दे रहा है। जबकि वफाकी हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि पैकेज में वफाक का हिस्सा 62% है, जिसका मतलब है कि वफाक तकरीबन 700 अरब रुपये खर्च करेगा। कुल मिलाकर ये रकम 1400 से 1500 अरब बनती है, जो अच्छी खासी रकम है। तो हिस्से की लड़ाई अपनी जगह, मगर सवाल ये है कि यह रकम आएगी कहाँ से। तो हिस्से की लड़ाई अपनी जगह, मगर सवाल ये है कि यह रकम आएगी कहाँ से। कराची के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान तो पहले भी किया गया, लेकिन पहले भी हाथ झाड़कर दिखा दिए गए। तो गुज़श्ता 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली हालिया मानसून की बारिशों ने कराची में जो तबाही मचाई है, बल्कि पूरे सिंध में,
इसके बाद पूरे मुल्क में इस बात पर शोर था कि सिंध खुसूसन कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए। तो कहीं ये पैकेज उस चीखो पुकार को ख़त्म करने के लिए उजरत में तो नहीं दिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैकेज है और ये कहीं माजी की तरह सियासत तो नहीं हो रही। और सबसे अहम सवाल ये है कि 1100 अरब रुपये आएंगे कहाँ से? 3 साल में 1100 अरब रुपये खर्च करने के मनसूबों में के लिए सालाना 360 अरब रुपये तकरीबन दरकार है, 366 अरब बनते हैं। जबकि सिंध हुकूमत ने माली साल के लिए, रवा माली साल के लिए 802 अरब रुपये के तरक्याती पैकेज में सिंध के लिए 31.33 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। जबकि वफाकी हुकूमत ने कराची समेत सिंध के तमाम तरक्याती मनसूबों के लिए टोटल 8.3 अरब रुपये मुख्तस कर रखे हैं। तो बज़ाहिर दोनों हुकूमतों के पास मालियाती गुंजाइश इतनी नहीं कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर सकें। तो पीपल पार्टी की हुकूमत हर साल 300 अरब रुपये का तरक्याती बजट अनाउंस करती है, इसके बावजूद कुल मिला के वो आधी रकम का भी बंदोबस्त नहीं कर सकती। यानी तरक्याती अखराजात जो पिछले 2 साल से हो रहे हैं वो 130 अरब रुपये से आगे नहीं बढ़ सके, जिसका मतलब ये है कि जोर लगाने के बावजूद ये रकम 150 अरब रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा गुंजाइश है ही नहीं, और वो भी ये 150 अरब रुपये तब होंगे जब वफाक और गैर मुल्की इमदाद को शामिल कर लेंगे। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी, तो मिल के जो हमारा टोटल पैकेज है 1100 अरब रुपए। थैंक यू सेंट्री। आज वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ऐलान किया कराची पहुँच के जो कराची में मंसूबे हैं कराची की डेवलपमेंट के लिए, उसमें सिंध हुकूमत का 800 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और वफाक के 300 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं। सूबों की फहरिस्त रखी गई थी, उसमें 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी। जैसे ही यहाँ से खत्म हुई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे पास पैगामात आना शुरू हो गए। मुझे एक क्लिप भेजा गया, वो पीपल्स पार्टी के किसी आम एमएनए का क्लिप नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का क्लिप, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि 1100 में से 800 अरब रुपए तो सूबा दे रहा है, तो वफाक तो सिर्फ 300 अरब दे रहा है। वजीर आला ने जो हमसे बात की थी वो अपने लीडर से भी कर लेते। अब वफाक की सुन लें, जो हर साल 500 से 600 अरब रुपए सूबों के तरक्याती कामों के लिए रखता है, लेकिन साल के आखिर में सूबों को 200 से 250 अरब रुपए मिलते हैं और सिंध को तो उसके हिस्से की रकम ही पूरी नहीं मिल रही। वफाक के पास सारे सूबों के लिए 200 से 250 और सिंध के पास 150 अरब सालाना तरक्याती फंड की गुंजाइश है। तो फिर ये सालाना 360 मिलियन यानी 360 अरब खर्च करने के लिए कहाँ से आएंगे? तो कराची के मसाइल को हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर का मिल बैठना अच्छी बात है, लेकिन ये सबको पता है कि इन सबको किसने इकट्ठा बिठाया। इन सबको एक पेज पर लाने का क्रेडिट यकीनी तौर पर मुख्तलिफ हल्कों को दिया जा सकता है, फौज को दिया जा सकता है। तो फौज इस मनसूबे में शामिल जरूर है, लेकिन काम तो सियासी जमातों ने करना है और पैसों का बंदोबस्त भी हुकूमतों ने करना है। सियासी जमातों में तो इत्तफाक ना होने के बराबर है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी अगर इस बार भी कराची और सिंध के अवाम को कोई लॉलीपॉप दिया गया, उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, तो इसके नतायज कभी अच्छे नहीं निकलेंगे। आप कराची को 1100 अरब रुपए का पैकेज ना दें, मगर कोई हकीकत पसंदाना फार्मूला तो जरूर बनाएं ताकि कराची के शहरियों के जख्मों पर मरहम रख सकें, जो कई साल से वफाक की तरफ से बस आनियाँ जानियाँ देख रहे हैं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। अब एक और अहम वाक़े का जिक्र करते हैं जिसने पूरी कौम को रंजीदा, मगमूम और उदास किया हुआ। 3 सितंबर 2020 को कोयटा में कायम की गई एक मॉडल कोर्ट ने इंसाफ की तेज़ तरीन मिसाल कायम करते हुए साबिक MPA अब्दुल मजीद अचकज़ई को ट्रैफिक सार्जेंट के कत्ल के मुकदमे में बरी कर दिया। बताया यह गया है कि मुलज़म के खिलाफ चूँकि सबूत नहीं थे इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया है। 23 जून 2017 को कोयटा के जरगून रोड पर GPO चौक में ट्रैफिक सार्जेंट हाजी अताउल्ला अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था कि पीछे से एक तेज़ रफ्तार सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र कार ने यानी लैंड क्रूज़र जो गाड़ी है उसने उन्हें हिट किया और हाजी अताउल्ला ज़ख्मी हो गए।
जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वो दम तोड़ गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया, लेकिन कुछ ही देर में एक वीडियो वायरल हुई जिसने सारी हकीकत बयान कर दी। उस वीडियो में यह देखा गया कि साबिक MPA अब्दुल मजीद खान खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे, जिसने बेदर्दी से ट्रैफिक वार्डन को कुचल दिया। इस वाक़े ने पूरे मुआशरे को दहशत ज़दा कर दिया। जब अब पब्लिक प्रेशर बिल्ड हुआ तो अब्दुल मजीद अचकजई को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने कभी मकतूल के वर्सा को मुआवजा देकर राजी करना चाहा, कभी दबाव डाला और कभी ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि गाड़ी वो नहीं, उनका ड्राइवर चला रहा था। उसके बाद उन्होंने अदालत में मुकदमे के अंदर दहशतगर्दी की दफात ख़त्म करने की दरख्वास्त की, तो दहशतगर्दी की दफात ख़त्म कर दी गई। उसके बाद ये मामला मॉडल कोर्ट में मुंतकिल हो गया। ये मॉडल कोर्ट वो हैं जिन्हें इंसाफ की तेज़ तरीन फराहमी के लिए कायम किया गया था। उस अदालत ने अब्दुल मजीद को इस वीडियो के बावजूद बरी कर दिया। अब एडिशनल सेशन जज मॉडल कोर्ट की जानिब से जो फैसला जारी किया गया है, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से साबिक MPA अब्दुल मजीद अचकजई के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए, यानी सबूत नाकाफी थे। फैसले में यह लिखा गया है कि पहले पुलिस ने 20 जून 2017 को नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर 24 जून को अब्दुल मजीद अचकजई को गिरफ्तार कर लिया। तफसीली फैसले के मुताबिक मुलज़िम अब्दुल मजीद ने तफ्तीश के दौरान ये स्टेटमेंट दिया कि गाड़ी वो नहीं, उनका ड्राइवर चला रहा था। 14 रोज़ा रिमांड के दौरान ऐनी शाहिदीन से अब्दुल मजीद की कोई शनाख्त परेड नहीं कराई गई। अदालती फैसले में कहा गया है कि ऐनी शाहिदीन की जानिब से अब्दुल मजीद को वाक़े में नामजद नहीं किया गया। प्रोसिक्यूशन के तमाम 20 गवाहों में से किसी ने तस्दीक नहीं की कि गाड़ी मुलज़िम चला रहा था। तो फैसले के मुताबिक 4 गवाहों ने वाज़ेह बयान दिया कि गाड़ी ड्राइवर अब्दुल कबीर चला रहा था। गवाहों के मुताबिक पुलिस ने उन पर मुलज़िम को केस में नामजद करने के लिए दबाव डाला। मॉडल कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा, केस में शिकायत कुनिंदा ने अपने फर्द बयान में मुलज़िम के हवाले से जिक्र नहीं किया। पहले मुलज़िम के नामालूम होने और बाद में नामजदगी के बाद कोई शनाख्त परेड नहीं कराई गई। इस सूरत हाल में गवाहों के बयान अदालत के लिए काबिल इत्मीनान नहीं। अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि मुलज़िम अब्दुल मजीद को केस में सजा देने के लिए पेश किए गए सबूत नाकाफी हैं। प्रोसिक्यूशन मुलज़िम का जुर्म से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा है। फैसले में कहा गया केस में शक का फ़ायदा मुलज़िम अब्दुल मजीद अचकजई को दिया जाता है। मुलज़िम को 302, 324, 320 समेत दीगर दफात के तहत इल्ज़ामात से बरी किया जाता है। अदालत ने केस प्रॉपर्टी गाड़ी को कागजात की तस्दीक के बाद मालिक के हवाले करने का भी हुक्म दिया। यानी जिस गाड़ी से सार्जेंट अताउल्लाह की मौत हुई वो गाड़ी वापस करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि मरहूम ट्रैफिक सार्जेंट के खून आलूद कपड़े उनके कानूनी वर्षा के हवाले करने को कहा गया। तो मॉडल कोर्ट ने वाकई की CCTV फुटेज की हामल CDs हिफाजत में रखने का हुक्म भी दिया है। अब पुलिस इसके ऊपर अपील कर रही है इस फैसले के खिलाफ, लेकिन हकीकत यह है कि लोग इस फैसले पर खफा है, बरहम है, मुश्तिल हैं और निज़ाम की बेबसी पर रंजीदा है। ये वाक़या सोसाइटी को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। ये वो वाक़या जिसने पूरी सोसाइटी के रोंगटे खड़े कर दिए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि एक MPA अपनी ताकत के जोम में एक ट्रैफिक सार्जेंट को जो ड्यूटी दे रहा है उसको कुचल दे और फिर वो बाजिद बरी भी हो जाए। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। शाहजेब के कातिल शाहरुख जतुई को भी कानून सजा न दे सका। नकीबुल्लाह के कातिल भी आज जिंदा भी हैं और खुलेआम घूम भी रहे हैं, और तुर्बत में कत्ल होने वाले हयात को आज भी इंसाफ नहीं मिल सका। तो किससे फरियाद करें, किससे मुनसिफी चाहें। अब कुछ कराची की बात करते हैं मज़ीद। कराची के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज दिया। वज़ीर-ए-आज़म की तर्जमानों में से तर्जमान है मलाइका बुखारी गुफ्तगू कर रही है और कराची पैकेज की तफसीलात बता रही है। वॉच दिस। का जो किरदार है वो उसको प्रोफेशनली डील करने की कोशिश करेंगे, क्राइसिस समझ के, बजाय इसके कि सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से मुस्तकबिल में फिर जो है वो सपोर्ट रोक ली जाए या वो काम उस तरीके से ना किया जाए, चाहे वो प्रोविंस हो या फेडरल हो। मेरा सवाल ये कि इसको इंश्योर करने के लिए भी कोई बात हुई है? जी
देखिए आदिल, ये जो हमने इकदाम उठाया है ये बड़ी तगो-दो के बाद, एक नेगोशिएशन प्रोसेस के बाद ही ये अमल दरामद हो रहा है। इससे पहले वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और जो हमारी सियासी क़यादत है उनके माबैन नेगोशिएशन हुई हैं और इस पैकेज को तश्कील देने में भी बहुत मेहनत हुई है और डिफरेंट दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासी क़यादत ने आपस में बात की है। तो ऑब्वियसली किसी एतमाद से, किसी नज़रिए से, किसी हिकमत अमली से ही चलेंगे और हम होपफुल हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो मॉडल हमने अपनाया है ये पाकिस्तान की, कराची की, सिंध की आवाम के लिए ये अच्छा और मुस्बत साबित होगा। देखिए इशू प्राइमरी ये है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के अंदर, और सईद गनी साहब मेरे साथ बैठे हैं, कि उसके अंदर जो सारे पावर्स थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के वो दीगर इदारों में फैल गए। अब उनको एक जगह लेकर आना जो सबसे बड़ा इशू था उसको हमने हल कर दिया है। अब PCIC का मॉडल यही है कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाक की हुकूमत हो, कोई और इदारा हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, सब मिलकर काम करें, एक ही मॉडल के अंदर मसला हल करेंगे। लेकिन हमारी इनसे गुजारिश, देखिए खान साहब जब अपोजिशन में थे तो भी हर मसले का हल चुटकियों में बता दिया करते थे। इक़्तिदार में आने के बाद भी उसी फार्मूले पर अमल रहा। मसला तो अमली तौर पर काम करने का है और इस हवाले से खदशात भी मौजूद है कि खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं। वज़ीर हाउस को हमने यूनिवर्सिटी बनाना था, गवर्नर हाउस को भी आवाम के लिए खोल देना था, तालीमी मराकज़ बनाने थे, लाइब्रेरियाँ बननी थी और प्राइम मिनिस्टर ने साइकिल पर प्राइम मिनिस्टर हाउस आना था। और खान साहब ने तो 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था। तो अल्लाह खैर करे, ट्रैक रिकॉर्ड तो ये बताता है कि खान साहब जो भी ऐलान करते हैं होता उसके उलट ही है। चीनी सस्ती करने का वादा किया तो चीनी माशाल्लाह 100 रुपये क्रॉस कर चुकी है। अंडों कट्टों बच्चों से मुल्क की मईशत को ठीक करने का मनसूबा खुद ही बनाया और आज तक किसी को ये नहीं बताया कि उस मनसूबे का बना क्या, उसमें से निकला क्या, उससे मुल्क की मईशत में इनकलाब बर्पा करने का जो दावा किया गया था उसका क्या बना। तो बहुत सी चीज़ें हैं। वज़ीर हाउस यूनिवर्सिटी तो नहीं बनी, अब वहाँ भैंसों की जगह बकरियाँ ज़रूर आ गई हैं। तो खान साहब ने कराची को ठीक करने का मनसूबा बना लिया, बड़ी अच्छी बात है। तो कागज़ों में तो कराची के मसाइल हल हो चुके हैं, लेकिन असल मसला है कि अमली तौर पर ये मसाइल कब हल होंगे। तो इसका पूरी कौम को इंतज़ार है। ज़ुबानी कलामी मसाइल का हल निकालने में तो हुक्मरान जमात को वैसे ही यद तौला हासिल है। और कराची के हवाले से बात कर रहे हैं हसन अस्करी, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं और तजिया निगार भी हैं, दानिश्वर भी है। देखते कि वो क्या फरमाते हैं। तज़किरा हुआ है कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कराची का सर्कुलर रेलवे भी है, जितनी भी चल सकती है, सारी ना सही जितनी भी चल सकती है। इसी तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये चीज़ें किस तरीके से आप रिहेबिलिटेट कर दें, उससे फिर हमें ये सुकून होगा कि वाकई इस पे अमल होगा। अगर ये दोनों काम नहीं होते जो इब्तदाई काम हैं, तो फिर पैकेज जिस तरह यहाँ कहा गया है, पैकेज अनाउंस होते हैं, सेलिब्रेट होते हैं। साफ पानी का मसला भी बड़ा मसला है, फिर तजावुजात का मसला भी बड़ा मसला है। इन दो मसलों को कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए तजावुजात का मसले को, देखिए तजावुजात के मसले को आपको स्लोली ग्रेजुअली हल करना पड़ेगा। वजह यह है कि जो घर जिन्होंने लिए बनाए हुए हैं जाली ज़मीनों पर कब्जा करके, उन्होंने पैसे दे के वो ज़मीन ली हुई है, चाहे वो पैसे किसी को दिए या ऑर्गेनाइजेशन को दिए या इंडिविजुअल्स को दिए। तो उसका भी तरीक़ाकार ये है कि उनको आप एक ऑल्टरनेट मुहैया करें, मुतबादिल करें। ये ना करें कि उनको निकाल के सड़क पे बिठा दें। तो इसका मतलब ये कि एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उनको ऑल्टरनेट रिहाइश कहीं और दें, छोटा जो है मकान हो उनको दें और वो इलाके फिर आप ग्रेजुअली खाली करें। देखिए इसमें जो है ना, जो डीह्यूमनाइज्ड एटीट्यूड से आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए कंपैशन की जरूरत है। देखिए कराची के साथ पिछले कई बरसों से जुल्म हो रहा है और सियासी तजर्बात ने आज कराची को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। जब कराची को तजर्बात की भेंट चढ़ाया जा रहा था उस वक़्त भी यही गुजारिश की जा रही थी कि खुदा के लिए कराची को तजर्बात की भेंट ना चढ़ाएं, बर्बाद ना करें। लेकिन ज़बरदस्ती उस वक़्त भी एक सियासी जमात बनाई गई, उसे कराची के इख्तियारात का मालिक बना दिया गया और उसके बाद उनके नगमे तराने गाए गए। उसके बाद क्या हुआ? कश्तो खून का एक जो बाजार गर्म हुआ, उसने कराची की कब्र तोड़ के रख दी है। कराची जब सियासी कब्जा ग्रुप से
के तसल्लुत से आज़ाद हुआ तो पता चला कि कराची की तो पूरी शक्ल ही बदल गई है, कोई सर पैर ही नहीं है। चाइना कटिंग, दहशतगर्दी, नो गो एरिया, बोरीबंद लाशों की सियासत ने आज कराची को इन हालात में ला खड़ा है कि वो शहर की बजाय जंगल बन चुका है, तजावजात की भरमार है। चूंकि लॉ एंड ऑर्डर पिछले 10, 15, 20 साल रहा ही नहीं तो कराची पूरा ओवरलोड हो गया। जिसका जहाँ जी चाहा घर बना लिया, जिसका जी चाहा उसने किसी को आने जाने से रोक दिया। तो अब कराची में लोगों के घरों को गिराकर ही कराची को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हुकूमतें अगर आवाम को छत नहीं दे सकती तो उन्हें छीनने का भी कोई हक नहीं है। अब सारे बैठ के पुराने कराची का ख्वाब देख रहे हैं। कोई कहता है टोरंटन मार्केट ठीक कर दो, कोई कहता है या ट्रांसपोर्ट ले आओ, कोई कहता है या ट्राम चला दो। ये सब 25-30 साल पहले जब होता था, चलता था, तो उस वक्त क्यों शौक चुराया था कि जनाब कराची में कोई नया तजर्बा कर ले। जिस तरह आज मुल्क के साथ तजर्बा किया जा रहा है, इसी तरह कराची के साथ भी तजर्बा किया गया, तो ना वो तजर्बा कामयाब हुआ, ना ये तजर्बा कामयाब होना। अब अगर किसी को शौक ही है कि सर्कुलर रेलवे बहाल हो जाए, कोई कहता है सीवरेज का निज़ाम आइडियल हो जाए और कराची जैसा रसूल बलाद था 25-30 साल पहले वैसा हो जाए, और हकीकत कोई नहीं समझना, हकीकत की बात कोई नहीं कर रहा कि अब कराची वो कराची रहा ही नहीं है। आप पुराना नक्शा निकाल ले तो आपको कराची नज़र ही नहीं आएगा। तो पुराने नक्शे पर उसकी बहाली मुमकिन ही नहीं है। ज़रूरत इस बात की कराची पर से बोझ ख़त्म किया जाए, जिसमें दुनिया दूसरे शहरों से लोग जाते हैं वहाँ रोज़गार की तलाश में, तो जो दूसरे शहर है जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि सारा रश कराची की तरफ ना जाए, या फिर कोई नया शहर आबाद कर लें और लोगों को वहाँ मुंतकिल कर दें। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। साबिक़ गवर्नर सिंध ज़ुबैर गुफ्तगू कर रहे हैं शहजाद इकबाल के साथ नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर बाहर रहते हैं, खामोश रहते हैं, इलाज का कहकर बाहर रहते हैं, तो इससे आपकी पार्टी को नुकसान होगा। पीटीआई को बड़ा आसान एक नैरेटिव बनाने का मौका मिलेगा कि अदालत बुलाती है, नहीं आते, हम कोशिश करते हैं फिर भी नहीं आते। देखिए शहजाद, पिछले 2-3 साल में जो भी हुआ है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, कन्विक्शन हुई है, उसके बावजूद आज आप कोई भी सर्वे उठा के देख लें, PMLN रिमेन्स द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड बाय फार। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई असर हुआ है। और हमारे जो दोस्त बैठे हैं पीटीआई को इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, इमरान खान और उनके साथी, वो हमारी इसमें मदद भी बड़े करते हैं बाय परफॉर्मिंग सो पुअरली। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिए। कल मरीम नवाज साहब ने एक ट्वीट के जवाब में कहा कि अब नवाज शरीफ साहब खेलेंगे, क्या मुराद है इससे? खेलेंगे तो मेरा ख्याल है क्रिकेटिंग पार्लेंस में कहा जाता है, लेकिन उसका मतलब यही है ना कि जैसा मरीम नवाज अभी मतलब सियासी तौर पे एक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा पोजीशन लेना शुरू कर देंगे, बात करेंगे, बयानबाजी करेंगे, ये मतलब है? अब मेरा ख्याल है मेरे लिए कबल अज़ वक्त होगा, मरीम नवाज को ज्यादा पता होगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो सियासी तौर पर जो खामोशी थी वो उतनी खामोशी नहीं रहेगी। मेरा अपना ख्याल ये है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद। कोई माने या ना माने, नवाज शरीफ साबित कर चुके हैं कि उन पर गद्दारी से लेकर करप्शन तक जो भी इल्ज़ाम लगाए गए, वो इल्ज़ाम ना कानूनी तौर पर साबित हो सके हैं, ना ही सियासी तौर पर नवाज शरीफ को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सके। जितने इल्ज़ाम लगाए गए वो बेसरुपा निकले, और जितनी कार्रवाइयाँ की गई वो सिर्फ कार्रवाइयाँ साबित हुई हैं। तो इस सूरत हाल ने नवाज शरीफ को उस मुकाम पर पहुँचा दिया है कि वो अगर पाकिस्तान वापस भी नहीं आते और लंदन में बैठ कर सियासत करते हैं, तो ये काम वो बखूबी और बासानी कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने अभी तक हुकूमत के खिलाफ बयान ज़रूर दिए हैं, लेकिन कोई तहरीक बाकायदा तौर पर चलाई नहीं गई, ना ही हुकूमत गिराने की कोशिश की गई। तो देखा जाए तो इसका नवाज शरीफ को फ़ायदा हुआ है कि 2 साल बाद उन पर से ज़्यादातर इल्ज़ामात साफ हो चुके हैं, और जिस केस में उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है उसका जज भी बदकिरदारी पर फारग हो चुका है। अब वो किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो सकते हैं और सियासत में एक्टिविटी कर सकते हैं, सियासी भूचाल पैदा कर सकते हैं। तो पिछले चंद रोज़ की सियासी सरगर्मी को अगर आप नोट करें तो आपको अंदाज़ा ही होगा कि मुस्लिम लीग नून कहीं ना कहीं वो खामोशी जो नज़र आती थी वो ख़त्म कर चुकी है।
इख्तिलाफी नोट में हबीब अकरम गुफ्तगू कर रहे हैं अपोजिशन की APC के हवाले से, वो क्या फरमाते हैं देखते हैं। वो सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोच रही है, वो ख्वाब तो दिखा सकती है, नकद कोई डिलीवर नहीं कर सकती। तो लिहाजा ऐसे मौके पे जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये भी एहसास है कि और अब ये हालिया बारिशों की वजह से कि इस क्राइसिस की सिचुएशन में अगर कोई आप ऐसी मुहिम चलाते हैं जिसके नतीजे में हुकूमत डामाडोल हो जाए या हुकूमत गिर जाए, तो लिहाजा तो उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं बनेगी। तो लिहाजा वो जो हुकूमत के खल्क को टफ टाइम देने का जो सोचा जा रहा था, वो मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत के लिए कुछ अच्छी खबर इसमें आ गई है। अच्छा। दूसरा मेरी खबर ये भी है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी सियासत का एक इंडिपेंडेंट व्यू लेने लगे हैं। अच्छा। वो जो इंडिपेंडेंट व्यू है वो आसिफ अली जरदारी साहब से 180 डिग्री पे मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने अपना एक टेंजेंट बनाया है, अपना एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पीपल्स पार्टी की जो APC में शमूलियत होगी वो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ होगी। तो लिहाजा इस APC से वो तवक्को, जिस तरह हुकूमत की टांगें चंद दिन पहले कांप रही थी, मेरा ख्याल है कि अब उन्हें अपनी लरजती टांगें संभाल लेनी चाहिए और अपना काम करना चाहिए। फिलहाल ये APC उन्हें कुछ नहीं कर रही। चंद दिन पहले कुछ अखबार में एक कार्टून छपा था जिसमें एक कागज के जहाज के ऊपर, देखिए अपोजिशन की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 20 सितंबर को होनी है। उससे पहले हुकूमत ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि सिंध हुकूमत शायद हुकूमत को गिराने वाली किसी तहरीक में हिस्सा ना ले, और अगर हिस्सा लेगी तो जोर नहीं लगाएगी। तो जो लोग ये समझते हैं कि हुकूमत में पीपल्स पार्टी में डील हो गई है, मामला तय पा गए हैं और अब हुकूमत को अपोजिशन की किसी तहरीक से कोई ख़तरा नहीं, तो उन्हें ज़रा सा पीछे जाना पड़ेगा और उनकी इस गलत फहमी को दूर कराना पड़ेगा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के लिए सबसे ज़्यादा जिसने बेताबी दिखाई उनमें या तो मौलाना फजलुर रहमान है या पीपल्स पार्टी है, और दोनों ही मुस्लिम लीग नून के बगैर किसी किस्म की तहरीक नहीं चलाना चाहते। पीपल्स पार्टी ऐलान करने के बावजूद तहरीक नहीं चला सकी। तो मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कोई बड़ी तहरीक नहीं चलाना चाहते, क्योंकि इस तरह उनका वोट बैंक मुतासर होता है। अगर तो पीपल्स पार्टी कराची पैकेज की वजह से पीछे हट जाती है तो मुस्लिम लीग नून के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि दोनों जमातें एक दूसरे की रवायती हरीफ रही है। तो क़यादत भले आपस में एक हो भी जाए, लेकिन जो वोटर और सपोर्टर है उनका एक साथ चलना बड़ा मुश्किल है। तो पीपल्स पार्टी अगर इस मामले में खामोश तमाशाई भी बन जाए तो भी इसका फ़ायदा अपोजिशन को ही होगा। और आम खबर ये कि आमदन से ज़ायद साजात केस में नवाज शरीफ के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद और उनके अहल खाना पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अकमल ने आमदन से ज़ायद साजा केस में फवाद के खिलाफ केस की समाअत की और मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तों को वापस करते हुए उन पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। अदालत ने जिन अफराद पर फर्द जुर्म आयद की है उनमें फवाद, रबाब हसन, वकार हसन और अंजम हसन शामिल हैं। मुल्ज़िम फवाद समेत चारों मुल्ज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया, जबकि अदालत ने मुल्ज़मान के खिलाफ आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। इसके अलावा आहद चीमा केस में नैब ने आहद चीमा के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। नैब लाहौर ने आहद चीमा, नदीम ज़िया समेत दीगर के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से रजू कर लिया। नैब रेफरेंस में कहा गया कि आहद खान चीमा और दीगर के खिलाफ लाहौर ब्यूरो ने इंक्वायरी ख़त्म कर दी है। DG नैब ने रीजनल बोर्ड मीटिंग में इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी है। LDA सिटी ने तमाम मुतासर अफराद को प्लॉट्स देने की यकीन दहानी कराई है। हाचीमा को 21 फरवरी 2018 को नैब लाहौर ने गिरफ्तार किया था। उन्हें गैर कानूनी तौर पर प्लॉट अलाट करने और अख्तियारात के नजायज इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने अहमद चीमा की LDA सिटी केस में भी जमानत मंजूर कर रखी है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसर तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।